गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश भर में फैली महामारी के संकट के बीच केंद्र सरकार ने अपनी ओर से हालात पर काबू पाने के लिए यथासंभव कोशिश की है, लेकिन यह भी सच है कि घोषणा के बरक्स कुछ फैसलों पर अमल को लेकर जिस तरह की लापरवाही देखी गई उसने समस्या को और बढ़ाया। इस महामारी से निपटने के क्रम में मौजूदा सीमाओं के तहत टीकाकरण को एक अहम उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। शुरू में दो कंपनियों के टीकों के सहारे टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई, तब ऐसा लगा कि अब देश में कोरोना की वजह से उपजे संकट से पार पाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब तक टीके की 17 करोड़ से ज़्यादा खुराक दी जा चुकी है। अभी इस दिशा में बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है, लेकिन सच यह है कि अभी ही टीकाकरण अभियान की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। इसकी वजह टीकों की कमी है। सवाल है कि अगर टीके को इस बीमारी का एकमात्र इलाज बताया गया तथा जिस रास्ते यह मुहैया हो सकता था उसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? पैरा यह बेवजह नहीं है कि अब अदालतें भी टीकाकरण अभियान को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार में जिम्मेदार पद पर बैठे मंत्री अब शायद स्थिति का सामना नहीं करना चाहते हैं। गौरतलब है कि टीकों की कमी को लेकर उठने वाले सवालों के बीच केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने गुरुवार को कहा कि निर्देश के मुताबिक टीके का उत्पादन नहीं होने पर क्या सरकार में शामिल लोगों को फांसी लगा लेनी चाहिए? जाहिर है यह मांग कोई नहीं कर रहा है, मगर संकट जिस पैमाने तक गंभीर हो चुका है उसमें कई तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बजाय सरकार और संबंधित महकमों के मंत्रियों को वैसे उपायों की ओर कदम बढ़ाना चाहिए जिससे समस्या का हल निकल सके। देश में आबादी के अनुपात में अचानक ही सबके लिए टीका मुहैया करा पाना मुश्किल है, लेकिन इसके उत्पादन में बढ़ोतरी के प्रयास किए जा सकते हैं या फिर दूसरी कंपनियों के टीकों के प्रयोग की अनुमति के साथ उनकी उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। एक तकाजा यह जरूर है कि टीकों का निर्माण और इसकी जटिलता के मद्देनज़र इसके पूरी तरह सुरक्षित होने की गारंटी तय करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसके बजाय अगर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की जाएगी तो सवाल उठना लाजिमी है। सही है कि रोकथाम की पिछले साल भर से पूर्णबंदी और अस्पतालों में इलाज के लिए पिछले साल भर से जैसे कदम उठाए गए, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी स्थिति में कोई बड़ा फर्क नहीं आया दिखता है। उल्टे दूसरी लहर के दौरान यह साफ देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर हालत की वजह से स्थिति ज़्यादा विकट हो गई। अस्पतालों में ऑक्सीजन और कुछ दूसरी जीवन रक्षक दवाओं जैसी जो सबसे बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता होनी चाहिए थी, उसके अभाव में बहुत सारे लोगों की मौत हुई। पिछले साल ही जब यह लगभग साफ था कि इस महामारी का दौर लंबा खींचने वाला है,
और समय समय पर यह गंभीर शक्ल लेकर बड़ी तादाद में लोगों की जान ले सकती है, तो पूरे साल भर में सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या वैकल्पिक इंतजाम किए? सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि फिलहाल संक्रमण से निपटने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वे नाकाफी साबित हुए हैं, मगर समस्या की गंभीरता को स्वीकार करने का फायदा तभी है जब उससे पार पाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं, न कि सवाल उठाए जाने पर लापरवाही से भरे बयान दिए जाएं। पैरा, यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में इजराइल की कार्रवाई ने एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बना डाले। 4 दिन से इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे पर मिसाइलों के बम गिरा रहे हैं। अब तक 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दोनों तरफ के रिहायशी इलाके खंडरों में तब्दील हो रहे हैं। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भड़के इस युद्ध में महाशक्तियां भी सक्रिय हो उठी हैं। ऐसा नहीं है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टकराव कोई पहली बार हुआ है, लेकिन इस बार जिस तरह से इजराइल ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है उससे तो लग रहा है वह फिलिस्तीन को मटिया मोट कर के ही दम लेगा। अगर बमों और मिसाइलों से हमलों का यह सिलसिला जल्द ही नहीं थमा और बड़ी ताकतें भी इसमें कूद पड़ी तो इससे तीसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ते देर नहीं लगने वाली। ऐसे में युद्ध की लपटें एक बार फिर हजारों बेकसूरों को लील जाएगी। पैरा, मामला इस बार ज़्यादा इसलिए गरमाया कि अल अक्सा मस्जिद में इजरायली कार्रवाई रमज़ान के दौरान की गई। भले ही पूरा मुस्लिम जगत इस पर अभी मुखर नहीं हुआ हो, लेकिन इजराइल की इस हरकत से सुन्नी बहुल देशों में भयानक गुस्सा है। पाकिस्तान और तुर्की तो जिस तरह से खुलकर फिलिस्तीन के साथ आ गए हैं उससे हवा का रुख समझा जा सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान रेसेप तैयप ने तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इजराइल को कड़ा सबक सिखाने को कहा है। उधर अमेरिका खुलकर इजरायली कार्रवाई का समर्थन कर रहा है। जाहिर है रूस भी बहुत देर तक शांत नहीं बैठने वाला। अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों को खदेड़ने की इजराइल ने जो कार्रवाई की लगता है वह सुनियोजित थी। इसका मकसद फिलिस्तीनियों को उकसाना और फिर हमले का बहाना ढूंढना था। मौजूदा लड़ाई का नतीजा इजरायली शहरों में अरब मूल के लोगों और यहूदियों के बीच दंगों के रूप में भी देखने को मिल रहा है। इजराइल में अब मूल के लोगों की आबादी 21% है। ऐसे में इजराइल में अरब यहूदी संघर्ष और भयानक रूप ले लेता तो कोई आश्चर्य नहीं। पैरा, दुनिया के हालात के मद्देनज़र इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मौजूदा संघर्ष थमना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच समस्या का कोई समाधान दूर दूर तक नज़र नहीं आता। इसका कारण इस संघर्ष में अमेरिका जैसी ताकतों का रवैया है। इजराइल पश्चिम एशिया में अमेरिका का प्रतिनिधि देश है। उसी के जरिए इस क्षेत्र में अमेरिका के हित सदते हैं। अमेरिका के दम पर ही इजराइल फिलिस्तीन की सत्ता पर काबिज हमास को मिटा देने के सपने देखता रहा है। पश्चिमी देश पहले से ही हमास को उग्रवादी संगठन मानते हैं। इस तथ्य को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता
कि हमास जिस ताकत से इजराइल को चुनौती दे रहा है उसके पीछे भी कई शक्तियां होगी। गौर इस बात पर भी किया जाना चाहिए कि हमास जिस तरह से इजरायली शहरों को निशाना बना रहा है उससे उसकी बढ़ती सैन्य ताकत का भी पता चलता है। पूर्ण विराम।